हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और टाइम से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी के कंप्लीट किए थे। अब ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हमने उसमें किए थे, जिसके अंदर हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट किया था। और उसका ही हमने एक ब्रीफ चैप्टर भी पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उस पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकते हैं और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम उसी सीरीज के अंदर हमारे इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर के प्रिपरेशन करेंगे। 50 एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। मैं आपके साथ बना रहा हूँ बिल्कुल चैनल पर आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए। आप भी चैनल पर बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर अगर आपके आसपास कोई भी आपका ऐसा मित्र या फ्रेंड या रिश्तेदार है जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक है पढ़ाई पढ़ाई के मामले में, तो आप उसको हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर 100% मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। उसके किसी भी सब्जेक्ट के डाउट वो बिल्कुल 100% मुफ्त पूछ सकता है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम और भी सब्जेक्ट हमारी चैनल्स पर अपडेट करते रहें डे बाय डे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इकोनॉमिक चैप्टर 1950 टू 1990 इंडियन इकोनॉमी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम प्रिपरेशन। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के चैप्टर से पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पर। इक्विटी एम्स एट, इक्विटी जो वर्ड है वो लाया गया था एलपीजी जब पॉलिसी लॉन्च हुई थी या जब हम इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री जब डेवलप हो रही थी तो जितनी पॉलिसीज लाई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में, तो उस टाइम इक्विटी एक टर्म लाई गई थी। उस इक्विटी का मीनिंग क्या था एक्चुअल में? उस इक्विटी का मीनिंग ऑप्शनल दे रहा आपको। क्या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था, इकोनॉमिक ग्रोथ था, मॉडर्नाइजेशन था या ऑल ऑफ द अबव? इक्विटी का मीनिंग क्या था वहां पे? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टाइमर दिया जा रहा है। आपको टाइमर देंगे हम, टाइमर रीसेट कर देते हैं। रीसेट। हाँ, 0 0 करेंगे। हाँ, बढ़ाएंगे आपका 25 सेकेंड आपका टाइमर। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको मिलते हैं, मैक्सिमम टाइम मिल गया है टाइमर सेट करने में। तो जल्दी से बताइए इक्विटी का एम्स क्या था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और ऑल ऑफ द अबव। मैं स्क्रीन से साइड हो गया हूँ, आप चाहे तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट बताइए इसका आंसर, टाइम आउट होने वाला है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। इक्विटी का मीनिंग है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मॉडर्नाइजेशन फैसिलिटेटेड, मॉडर्नाइजेशन क्या फैसिलिटेट करता है? इनोवेटिव, इन्वेंशन, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से फटाफट से 25 सेकंड के अंदर इनका आंसर दीजिए। चलिए बताइए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर। चैप्टर सबको पढ़ाया गया। अगर आपको किसी को चैप्टर ठीक से नहीं समझ में आया तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी इंडियन इकोनॉमी की 1950 टू 1990 वाली वीडियो दोबारा से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर वापस इस वीडियो पे आइए और अपनी प्रैक्टिस करिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आप लोगों को जिनको भी क्वेश्चंस का सही आंसर पता है वो कमेंट में अपने आंसर दे सकते हैं और
जो भी डाउट है उनको भी हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर आस्क माई क्वेश्चन कॉलम के अंदर जाकर आपके जो डाउट है उनको पूछ सकते हैं, जिनके बदले में आप पॉइंट भी अर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू कांस्टेंट इंक्रीज। इकोनॉमिक ग्रोथ जो क्या कांस्टेंट इंक्रीज दिखाता है? प्रोडक्शन का, जीडीपी का, इक्विटी का, या नन ऑफ द अबव? बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। 25 सेकंड मिल रहे हैं आप लोगों को, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से फ्रेंड्स जवाब दीजिए। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो आप कमेंट में अपनी स्टेट भी बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर जल्दी से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू कांस्टेंट इंक्रीज। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कांस्टेंट इंक्रीज होता है। किस वजह से कांस्टेंट इंक्रीज होता है इसका? प्रोडक्शन की वजह से, जीडीपी की वजह से, या इक्विटी की, और या फिर नन ऑफ द अबव। तो कांस्टेंट ग्रोथ जो है वो किस में आती है? आपकी जीडीपी में आती है, इकोनॉमी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश रेफर्स टू मींस अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स which could be produced in India, the blank with correct option। इस ब्लैंक को करेक्ट ऑप्शन से भरो। पूछ रहा है डैश refers to means avoiding imports of goods which could be produced in India, कि ऐसे गुड्स जिनको बाहर से इंपोर्ट करने का है इंडिया जो अवॉइड करती है और उनको खुद ही प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, या इकोनॉमिक ग्रोथ? जल्दी से बताइए, आपको 25 मिनट सेकंड दिए जाएंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। फटाफट से बताइए। इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सा ऑप्शन सही है? पूछा जा रहा है कि अगर आप इंपोर्ट्स को हटा दें और खुद ही इन चीजों को प्रोड्यूस करने लगे तो उसको क्या कहेंगे, उस टर्म को? फटाफट से आंसर बताएं। देखिए, उस टर्म को बोलेंगे सेल्फ रिलायंस, क्योंकि आप बाहर से चीजें नहीं मंगा रहे। इसका मतलब लोगों, बाहर वाले लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप सेल्फ रिलायंस टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव है? मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, और ऑल ऑफ द अबव? आपको इसके लिए भी दिए जाएंगे पूरे 25 सेकंड। बताइए जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉडर्नाइजेशन लाना, इक्विटी यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ रिलायंस यानी सेल्फ एफिशिएंट होना, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, टाइम आउट। चलिए देखिए, इसका करेक्ट आंसर है, अब जब हम कभी प्लानिंग करते हैं तो हमने जो अपनी इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान्स किए तो उसके अंदर हमने मॉडर्नाइजेशन को भी फोकस किया था, इक्विटी पे भी फोकस किया था, सेल्फ रिलायंस पे। तो इसका मतलब तीनों ही सही है, तो लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, पहले असर्शन को समझिए और फिर रीजन पढ़िए। क्या असर्शन और रीजन के बीच में कुछ लिंक है? अगर है तो ही आंसर दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है असर्शन और रीजन तो पहले दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए असर्शन क्या है? लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। बोला लैंड रिफॉर्म्स के अंदर जो हुआ था, वर्क हुआ था, उसके अंदर ये था कि जो लैंड ओनर्स थे उनको चेंज किया गया था। असर्शन ये कह रहा है। दूसरा रीजन बोला है इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स इन 1950। अब बोला है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इक्विटी यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाने की वजह से 1950 के अंदर जो रिफॉर्म्स थे वो लाया गया। अब देखो असर्शन में बोल रहा है कि चेंज की गई ओनरशिप, और रीजन बोल रहा है कि 1950 के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इक्विटी लानी थी, इसलिए किया हुआ, इसलिए हुआ। तो ऑप्शन बोल रहा है आपका बोथ, रीजन और असर्शन दोनों सही है, बट रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में बोल रहा है असर्शन एंड रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है।
सी में बोल रहा है असर्शन सही है बट रीजन सही नहीं है। डी में बोल रहा है रीजन सही है बट असर्शन गलत है। तो इसको आंसर देने के लिए आपको मैं देता हूं पूरे 25 सेकेंड। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर ठीक है। रीजन असर्शन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन में रीजन असर्शन क्वेश्चन नहीं आते थे। ये पिछले कुछ 2-3 ईयर से ऐसा हो रहा है कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन कंपलसरी हो गए हर सब्जेक्ट में। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। असर्शन बिल्कुल सही है बट रीजन उसका रीजन जो असर्शन में दे रखा है उसको रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ठीक से, तो रीजन गलत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी आती है। और ये जो लैंड ओनर्स वाली जो इसमें कॉन्सेप्ट है उसमें तो सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। 8 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें असर्शन क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग मींस कोऑर्डिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। बोला इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि आप आपके इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनकी क्या करना है, उनको कोऑर्डिनेशन बिठानी है उनके बीच में कि उनको यूटिलाइज किया जा सके ठीक से। तो रीजन क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर इन एन इकोनॉमी। बोला इकोनॉमिक प्लानिंग एक अंडर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है, ऐसा बोल रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा रीजन कौन सा ऑप्शन सही है? इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 25 सेकेंड। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीन बिल्कुल फ्री है आपके सामने। जल्दी से बताइए। फटाफट से बताइए। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखिए जो असर्शन है वो तो एकदम करेक्ट है कि प्लानिंग जो की जाती है इसलिए की जाती है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको कोऑर्डिनेटली और उनका यूटिलाइज किया जा सके। लेकिन जो रीजन बोल रहा है कि जो प्लानिंग है वो प्राइवेट सेक्टर करता है वो गलत है। तो इसका मतलब असर्शन सही है और रीजन गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से रीजन असर्शन का क्वेश्चन। रीजन और असर्शन के क्वेश्चन कराने का मेरा मोटिव एक ही है ताकि आप लोगों को रीजन और असर्शन के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे कम ध्यान देते हैं, जबकि ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इनमें बस आपको ये देखना है कि जो असर्शन है उसको रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन और आंसर क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होता है, बस आपको जरा सा फोकस करना है। देखिए असर्शन क्या बोल रहा है? इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है तो उसके अंदर जो फैक्टर प्रोडक्शन के वो किसके पास होते हैं? पब्लिक सेक्टर के पास होते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट। ये असर्शन ऐसे बोल रहा है। और रीजन बोल रहा है कंज्यूमर सोवरेनिटी एग्जिस्ट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। और कंज्यूमर की सोवरेनिटी यानी प्रभुसत्ता कंज्यूमर की कहाँ होती है? मिक्स इकोनॉमी के अंदर होती है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट से बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। असर्शन में बोल रहा है कि प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर हैं वो सारे मिक्स इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के पास होते हैं। और रीजन में बोल रहा है कंज्यूमर सोवरेनिटी एग्जिस्ट करती है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर और किसी इकोनॉमी में नहीं करती है, ऐसा कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, करेक्ट आंसर आपको बताते हैं हम। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। रीजन तो करेक्ट है लेकिन असर्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो मिक्स इकोनॉमी होती है उसके अंदर पब्लिक सेक्टर के पास सारे सोर्सेज नहीं होते हैं। मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। तो इसका मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के पास प्रोडक्शन के फैक्टर होंगे। और इसमें बोल रहा है कि सिर्फ किसके पास होंगे? पब्लिक के पास। और कंज्यूमर सोवरेनिटी मिक्स इकोनॉमी में ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव से प्रोडक्ट बनाती है और पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर, तो जिससे कि बैलेंस हो जाता है और कंज्यूमर की सोवरेनिटी एग्जिस्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेम वही असर्शन रीजन का क्वेश्चन। असर्शन में बोल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमी, कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने कैसी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था? मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद हो तो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। रीजन में बोल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ
इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो प्लानिंग की उसके अंदर उन्होंने क्या अडॉप्ट किया कि ऑब्जेक्टिव उनका यानी एम जो रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा विद सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक ग्रोथ तो करेंगे लेकिन सोशल जस्टिस के साथ। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको टाइमर दिया जा रहा है पूरे 25 सेकंड का। चलिए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर देने की कोशिश करिए। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और इसका आंसर दे रहे हैं तो अपने स्टेट का नाम भी मेंशन करिए साथ में। अब वीडियो के अंदर जो कमेंट करेंगे उनको शाउट आउट मिलेगा वीडियो के अंदर। देखिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों ही ऑप्शन ठीक है क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमने मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया था और हम जो मिक्स इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम ग्रोथ भी करें लेकिन सोशल वेलफेयर के साथ करें, यानी सोशल जस्टिस के साथ करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन में बोल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी विच इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया ट्रेड में। इनवर्ड लुकिंग का मतलब होता है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही चीजों को प्रोड्यूस करना है, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यह असर्शन कह रहा है। रीजन कह रहा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज हाईली रेगुलेटरी एंड रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर। बोला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रेगुलेटरी और रिस्ट्रिक्टिव होता है नेचर में। रिस्ट्रिक्टिव मतलब रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती हैं उसके अंदर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। आपको मिलेंगे पूरे 25 सेकंड, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट से आंसर दीजिए। टाइम आउट होने वाला है। चलिए इसका करेक्ट आंसर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर है बी, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू। दोनों एकदम सही हैं लेकिन जो असर्शन में बताया जा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। असर्शन में डेफिनेशन दी जा रही है आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, बट नेक्स्ट रीजन में उसका कोई भी लिंक नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में एक रिस्ट्रिक्शन होता है। हाँ जी रिस्ट्रिक्शन होता है, इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन ऊपर वाली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा मैच करेक्ट है। जैसे फर्स्ट का ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है और डी का फोर्थ है। इसमें करेक्ट मैच कौन सा है ये आपको बताना है। सब्सिडी, सब्सिडी का बता रहे इकोनॉमिक बेनिफिट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, नहीं सिर्फ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थोड़ी, सब्सिडी सबके लिए होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस। तो आप देखिए इसमें से कौन सा, जैसे मॉडर्नाइजेशन का बोला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और सेल्फ प्लान्स का बोला अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो बताइए सब्सिडी वाला इकोनॉमिक, सब्सिडी इकोनॉमिक बेनिफिट, हाँ सब्सिडी इकोनॉमिक बेनिफिट वाला भी ठीक है, लेकिन आपको देना है करेक्ट आंसर। मुझे तो आंसर पता है, आपको देना है 25 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर। बताइए फटाफट से बताइए। सब्सिडी इकोनॉमिक बेनिफिट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, इकोनॉमिक प्लान रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और सेल्फ रिलायंस अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये करेक्ट है। सब्सिडी जो है वो फॉरेनर प्रोडक्ट से कंपटीशन के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट को दी जाती है, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को दी जाती है सब्सिडी किस लिए, ताकि वो कंपटीशन में उनको हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट भी देखिए, नेक्स्ट भी आपका मैचिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें बता रहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रीन रेवोल्यूशन गलत, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्रोन टू पेस्ट अटैक्स, इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, HYV क्रॉप्स एस्टेब्लिश्ड इन 1955। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। आपको मिलता है टाइमर 25 सेकंड का, फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मेहनत करते जाइए, मेहनत से मत कतराइए। कुछ लोगों के दिमाग में आ गया कि परसेंटेज मैटर नहीं करती है, बेटा परसेंटेज बहुत मैटर करती है। कोई 30-40% वालों को कोई नहीं पूछने वाला है।
इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डिपेंड ऑन मॉनसून। जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारे पास इरिगेशन के जो फैक्टर थे वो बहुत ही कम थे और डेवलप नहीं थे, इसलिए हमारा जो एग्रीकल्चर था वो डिपेंड किस पे था, मॉनसून पे। अगर बारिश होती थी तो ही फसल अच्छी होती थी, अदरवाइज नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट के बारे में है। दो स्टेटमेंट है, बता रहे हैं कौन सी सही है कौन सी नहीं। देखिए पहली स्टेटमेंट कह रही है द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज INR 10। रुपीज में 10 है अगर इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल की बताएं तो। उसके बाद देयर आर 68 आइटम्स विच आर रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले बोल रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो लिमिट है क्या है, द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ₹10। 10 रुपीज लिमिट है किसकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट की। और स्टेटमेंट सेकंड में बोल रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट है वो कितने 68 आइटम्स हैं जो वो रिजर्व हो रखे हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 25 सेकंड के अंदर बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है फटाफट से। फटाफट से आंसर बताइए फ्रेंड्स कमेंट में। टाइम आउट होने वाला है। चलिए इसका देखिए, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 10 रुपए थोड़ा इन्वेस्टमेंट होती है, और ऐसा कुछ भी ऐसे पर्टिकुलर रिजर्व आइटम नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। इसका मतलब दोनों ही इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट, जिसके अंदर बता रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पॉइंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फॉरेन ट्रेड, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। दो स्टेटमेंट है। अब बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं। आपको 25 सेकंड मिलते हैं इसका आंसर देने के लिए, फटाफट से बताइए और जीत जाइए पूरे 7 करोड़, बन जाइए करोड़पति। जी नहीं, 7 करोड़ तो आप नहीं जीतेंगे, लेकिन हाँ आप अगर इकोनॉमिक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप करोड़ों कमा सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमी पे फोकस करिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ बेनिफिट है कहाँ नहीं। चलिए इसके अंदर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है एक तो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको फॉरेन ट्रेड में भी पार्टिसिपेट करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है आपकी इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल एक्चुअली नीड। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझ लीजिए पहले। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है आपका प्राइवेट इकोनॉमी, जहां पे सारा मार्केट का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। और फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये दो स्टेटमेंट बोल रहा है कि पहली स्टेटमेंट कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कौन करता है, लोगों की एक्चुअली नीड पे, कि लोग एक्चुअल में क्या नीड कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर वही या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वही प्रोड्यूस करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है। और स्टेटमेंट टू में बोला कि सोशल इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स और सर्विस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको मिलते हैं इसके लिए 25 सेकेंड। चलिए बताइए, और चाहे अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कमेंट करके बताया करिए कि आप लोग करेक्ट आंसर क्या है, मुझे पता भी लगना चाहिए आप पढ़ रहे हैं या नहीं। चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोथ आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर एक्चुअल में जो कस्टमर नीड कर रहे हैं वो ही बनाए, नहीं। प्राइवेट सेक्टर वाले जो चीज कॉस्टली है वो बनाना पसंद करते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर यानी सोशलिस्ट
भी ऐसा नहीं है कि लोगों की परचेसिंग पावर पे करता हो, नहीं, गरीब लोगों के लिए भी चीजें बनाई जाती हैं। परचेसिंग पावर से अगर ऐसा किया जाता तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही चीजें प्रोड्यूस होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो है कैसे जानी जाती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से। और स्टेटमेंट टू में बोला है टैरिफ एंड कोटाज वर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बोला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए टैरिफ और कोटाज जैसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो बताइए दोनों स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है। उसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 25 करोड़, नहीं 25 करोड़ नहीं, 25 सेकंड मिलेंगे आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। 25 करोड़ मिल गए तो आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। 25 करोड़ आप कमा सकते हैं पढ़ लिख कर, हर एक चीज पॉसिबल है। बताइए करेक्ट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट बोलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर कैपिटल इंटेंसिव। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, ऐसा स्टेटमेंट वन बोल रही है। और स्टेटमेंट टू, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्री सेक्टर में रिफॉर्म्स जो लाए गए थे वो कब लाए गए थे, ये बोल रहा है कि ये लाए थे बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान में लाए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था, 1951 से 1956 के लिए, फिर हुआ 1956 से 1961। तो यानी कि ये बोल रहा है कि कब हुआ था इंडस्ट्री के लिए रिफॉर्म्स, इसमें हुआ था 1956 से 1961, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान में। इसका भी आंसर देने के लिए आपके पास में पूरे 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 25 करोड़ सेकंड, नहीं 25 सेकंड। चलिए जल्दी फटाफट से तेजी से फुर्ती से जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि बोल रहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर क्या बोल रहा है कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है, नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए होती। और सेकेंड ईयर प्लानिंग में इंडस्ट्री के लिए रिफॉर्म्स लाए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इनटू जीडीपी इज कॉल्ड। अगर हर सेक्टर के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए तो जीडीपी में उसको क्या कहा जाता है ना, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर। हर सेक्टर अगर हमारे जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी, स्ट्रक्चरल जीडीपी, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन और रियल कंपोजिशन। बताइए इसके लिए भी आपको पूरे मिलेंगे, पूरे 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 25 करोड़ मिलेंगे। ये लीजिए पूरे 25 करोड़ आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दीजिए और 25 करोड़ जीत जाइए। कहेंगे सर 25 करोड़ तो केबीसी वाले भी नहीं दे रहे, आप कैसे देंगे। मैं आपको इस नॉलेज के थ्रू दूंगा 25 करोड़। जब आप इकोनॉमी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे तो एक दिन आप 25 करोड़ खुद कमा लेंगे, किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, जिसके अंदर तीनों ही सेक्टर के स्ट्रक्चर क्या करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग जो की गई थी इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसमें किसको आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडियन प्लानिंग के अंदर। देखिए पहला बोला जा रहा है जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, महात्मा गांधी को, क्या लिखा महल, देखिए कैसा नाम है, महालनोबिस, और दूसरा एम विश्वेश्वरा। ये शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, यहाँ आपको मिलते हैं पूरे, जी हाँ पूरे 25 सेकंड। फटाफट से दीजिए जवाब, ये जिंदगी के आपके 25 सेकंड तय कर सकते हैं कि यह जवाब सही होगा या गलत। हाँ जी हाँ, फटाफट से जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर यही है, महालनोबिस थे जो इंडिया प्लानिंग के आर्किटेक्ट कहे जाते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन वाज सेट विद द डैश एज इट्स चेयरमैन। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे,
बताओ, प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, सिविल सर्वेंट थे या स्टेट मिनिस्टर थे? ये जब की बात हो रही है जब हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग लॉन्च हुई थी। बताओ कौन थे हमारे चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के? जल्दी बताओ फिर, और जीत जाओ पूरे 25 करोड़। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दे के जीत सकते हैं पूरे पूरे 11 करोड़। अब 10 करोड़, 9 करोड़, 8। फटाफट करिए, करोड़ कम हो रहे, फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए टाइम आउट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर ही हैं आपके प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन। और हमारी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21। डैश स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन आर पुट टू यूज। डैश स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ नेशन आर पुट टू यूज। किसको कहा जाता है हमारे कि कैसे कैसे हम रिसोर्सेज को यूज करें, पुट टू यूज? प्लान्स के थ्रू, फीडबैक के थ्रू, या इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू, या पॉलिसी के थ्रू? बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जल्दी बताइए और जीत जाइए। कितने बचे हैं? देखो 21 करोड़ बचे 25 में से। बहुत टाइम बहुत जल्दी निकलता है, एग्जाम में भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ 25 सेकंड देके प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आप जल्द से जल्द आपका पेपर सॉल्व कर सके। डैश स्पेल आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ नेशन आर पुट टू यूज। क्या चीज है जिसे हम कहते हैं कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे? भाई हम किसी भी चीज को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? प्लान करते हैं। प्लान स्पेल आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ नेशन आर पुट टू यूज। प्लानिंग के अंदर ही तो हम डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश रिफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। डैश रिफर्स टू अरेंजमेंट, डैश को अरेंजमेंट ऑफ किसका अरेंजमेंट कहा जाता है? प्रॉब्लम फॉर एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 25 सेकंड। इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है, सोशल वेलफेयर कहा जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है, या सोशलिज्म कहा जाता है, जिस अरेंजमेंट के थ्रू हम हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बताइए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट से बताइए कमेंट में फ्रेंड्स। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम refers to an arrangement by which central problem of an economy are solved। इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू ही हम सेंट्रल प्रॉब्लम के जो हमें सेंट्रल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डैश सिस्टम ऑफ इकोनॉमी अपील टू जवाहरलाल नेहरू टू द मोस्ट। इंडिपेंडेंस के टाइम पर डैश इकोनॉमिक सिस्टम, डैश सिस्टम ऑफ इकोनॉमी अपील टू जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के से कैसे सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा अपील की गई थी? बताइए, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड और ओपन इकोनॉमी? फटाफट से बताइए, 25 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब देना है। इस 25 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम में भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम 25 सेकंड का टाइमर यूज कर रहे हैं। एग्जाम में बहुत लेंदी क्वेश्चन भी होंगे, अगर एमसीक्यू में आप अपना क्वेश्चन टाइम सेव कर लेते हैं तो आप पेपर को बड़े आराम से कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत आराम से। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सोशलिस्ट। जवाहरलाल नेहरू से डिमांड की गई थी सबसे ज्यादा कि आप कैसे इकोनॉमिक सिस्टम को लाइए? सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को लाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टुडे डिफाइंड एज ऑल दोज इंडस्ट्रीज इन विच मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है ये बताना है आपको। लेस देन 5 लाख है, लेस देन 10 लाख है, 20 करोड़ है, या फिर लेस देन 10 करोड़ है? बताओ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में क्या है? टुडे लिखा है ना, क्योंकि पहले कुछ और थी, टुडे लिखा है, तो आज के टाइम में क्या है? जल्दी फटाफट से बताइए। आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी बताइए, टाइम आउट होने वाला है। भूपिंदर जोगी जी जवाब दीजिए। कहाँ घूम रहे हैं लंदन में? देखिए इसका करेक्ट आंसर है लेस देन 10 करोड़। लेस देन 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट आप स्मॉल, अगर किसी भी
बिजनेस में आप लेस देन 10 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब आपका स्मॉल स्केल होगा, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन 1950 were defined as all those industry in which maximum investment was dash lakh rupee। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 1950 के टाइम में क्या लिमिट थी, अब इतना हिंट मिल गया, लाख में होगी, क्योंकि आज के टाइम में तो लेस देन 10 करोड़ है, ठीक है, लेकिन 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट क्या थी बताइए जल्दी से, क्योंकि आपको पढ़ाया गया ये चैप्टर बहुत अच्छे से 1950 से लेके 1990 तक पढ़ा है। बताइए क्या है, क्या 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 1 करोड़। 1 करोड़ लिखा, 1 करोड़ लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए और जीत जाइए एक आईफोन। जी नहीं, आईफोन नहीं जीतेंगे, लेकिन पढ़ लिख कर आईफोन खरीदने लायक पैसे कमा सकते हैं कुछ ही दिनों में। देखिए 1950 के टाइम पर आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो लिमिट थी वो थी 5 लाख रुपीज। कितनी थी फ्रेंड्स? 5 लाख रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को, इंडस्ट्री सेक्टर को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में या 5 कैटेगरी में? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से। फटाफट से बताइए, टाइम आउट होने वाला है। देखिए याद हो आपको तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में, जिसमें शेड्यूल ए के अंदर आपकी कितनी थी 17, इसमें 12 और इसमें थी रेस्ट जितनी बची, तो कितनी कैटेगरी बन गई है? 3 कैटेगरी बन गई ना। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी आपका है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस which the farmer actually sells in the market after satisfying his domestic need is called। जब फार्मर अपने डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के बाद जो भी प्रोडक्शन बचता है उसको सेल कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिटेबल, मार्केट सरप्लस, कॉस्ट सरप्लस, नन ऑफ द अबव। इसका भी आंसर देने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 25 सेकंड मिलेंगे, पूरे, एक कम भी नहीं, पूरे। चलिए बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टुच्चा सा क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। सात, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। जब आप इसको बाहर सेल करते हैं मार्केट में तो इसको कहा जाता है मार्केट सरप्लस। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मार्केट सरप्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The use of HYV seeds requires availability of। HYV seeds को यूज करने के लिए किस चीज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? अवेलेबिलिटी देखिए क्या है ऑप्शन, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर इन करेक्ट पोर्शन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पूरे पूरे मिलेंगे आपको, 1 सेकंड कम नहीं मिलेगा, पूरे मिलेंगे 25 सेकंड आंसर देने के लिए। बताइए फटाफट से कि HYV सीड्स यूज करने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है? टाइम आउट होने वाला है फ्रेंड, जल्दी से बताइए, बताइए। टाइम आउट। आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी करेक्ट, कि दोनों ही चीजें की जरूरत पड़ती है, वाटर फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की भी जरूरत पड़ती है अगर हम HYV सीड्स को यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैंड सीलिंग इज अ पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड सीलिंग एक लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी थी, अंडर विच द डैश साइज ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड दैट कैन बी होल्ड बाय लैंड ओनर्स इज फिक्स्ड। बताइए क्या आएगा? लैंड सीलिंग एक पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म्स की, उसके अंदर बोल रहा है अंडर विच द डैश साइज ऑफ, डैश साइज कौन सा साइज था ऑफ एग्रीकल्चर लैंड दैट कैन बी होल्ड बाय अ लैंड ओनर इज फिक्स्ड। क्या था? मिक्स था, मैक्सिमम था, मिनिमम था, एवरेज था, ऑल ऑफ द? बताओ, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसके लिए भी आपको मिलेंगे पूरे 25 सेकंड। बताओ कैसा लैंड साइज था? मैक्सिमम लैंड साइज फिक्स था या मिनिमम लैंड साइज फिक्स था
ये एवरेज लैंड साइज फिक्स था आपका, क्या कौन सा लैंड साइज फिक्स हो रखा था, या ऑल ऑफ द अबव, या सारे ही साइज फिक्स किए थे गवर्नमेंट ने? फटाफट से बताएं फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर है, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लैंड साइज को फिक्स कर दिया था कि इस इतनी लिमिट से ज्यादा आप लैंड को होल्ड नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। द इकोनॉमी विच प्रोड्यूसेस ओनली दोज कंज्यूमर्स गुड्स which are demanded by the buyers and which can be sold in domestic or foreign markets profitably is known as, मतलब ऐसे बोला द इकोनॉमी विच प्रोड्यूसेस ओनली, ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो गुड्स कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और ऐसे गुड्स जो डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट दोनों मार्केट में सेल किए जा सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन पे। बताइए अब 25 सेकंड के अंदर बताइए, ये लीजिए 25 सेकंड। बोला ऐसे ऐसे को बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, बोथ कैपिटल और मार्केट इकोनॉमी, या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी इकोनॉमी होती है जिनके अंदर कंज्यूमर की डिमांड और फॉरेन मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने के लिए, प्रॉफिट पे सेल करने के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, कैसी इकोनॉमी है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कि कैपिटल इकोनॉमी के अंदर भी होता है ऐसा और मार्केट इकोनॉमी में, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है, मार्केट इकोनॉमी बोलो या फिर कैपिटल इकोनॉमी बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31। द 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, जो 4 गोल्स है 5 ईयर प्लान के, उनमें से क्या क्या था आपका? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और ऑल ऑफ द, बताओ। लिखा है द 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान इंक्लूड विच, जो 4 गोल्स थे 5 ईयर प्लान के, हमारे हमने 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, उसमें जो 4 गोल्स बनाए गए थे, ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे, उनमें से कौन सा यहाँ पे गिवन है, बताओ। इसके लिए आपको मिलेंगे बताने के लिए 25 सेकंड। बताओ क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए। पढ़ाई लिखाई कर भी रहे हो आप लोग या नहीं? दिवाली चल रही है, साफ सफाई में लगे पड़े हो। पढ़ाई सफाई भी करिए, पढ़ाई लिखाई भी करिए, दोनों ही जरूरी है। टाइम आउट होने वाला है, बताइए जल्दी। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये ग्रोथ भी हमारे 5 ईयर प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव था, मॉडर्नाइजेशन भी था और सेल्फ रिलायंस भी था, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इंडस्ट्रीज एंड मेंशन द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, किसकी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है रिस्पेक्ट टू इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया की जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसके बारे में हमें बताना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1956, बोला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में अडॉप्ट किया गया। उसके बाद बोला कार्वे कमेटी वाज सेट अप इन फेवर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक कमेटी बनाई गई थी कार्वे कमेटी, बोल रहा है वो कमेटी बनाई गई थी फेवर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और लास्ट स्टेटमेंट बोला इन 1991 इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज अबॉलिश्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर। अब बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 सही है सिर्फ, ऑप्शन बी बोल रहा है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी बोल रहा है कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी बोल रहा है तीनों स्टेटमेंट सही है। अब आपको बताना है और उसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 25 सेकंड, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन बताइए। देखिए पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इंडस्ट्री पॉलिसी रेगुलेशन 1956 में लाया गया, कार्वे कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही बनाई गई थी, और 1991 में इंडस्ट्री पॉलिसी के अंदर लाइसेंसिंग पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंसीडर द फॉलोइंग, सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही है। देखिए पहले स्टेटमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए लाया था, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऐसी पहली स्टेटमेंट कह रही है। दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड द यूजेस ऑफ HYV सीड्स,
ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे एचवाईवी सीड्स का यूज स्टार्ट हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द इंप्रूवमेंट इन ऑयल सीड्स। बोल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन ने किसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाया? ऑयल सीड्स के अंदर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, और ले लीजिए पूरे 25 सेकेंड आंसर देने के लिए, फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता है। फटाफट से कमेंट में भी बता सकते हैं आप, और कमेंट में ये भी बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। ऑप्शन ए सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट कि इंट्रोडक्शन, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी और एचवाईवी सीड्स भी यूज किए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट सिर्फ ऑल सीड्स के अंदर आई थी। तो स्टेटमेंट थर्ड जो है हमारे इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इन 1950 टू 1991 ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज डैश करोड़ हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर एरिया था हमारा 1950 से 1951 के बीच में, और नाउ हैज शॉट अप टू डैश करोड़ हेक्टेयर। कितना था और अब कितना रह गया है, ये बताना है। चलिए बताइए जल्दी से, और ले लीजिए पूरे 25 सेकंड। जल्दी से बताइए कि 1950 से 51 के बीच में कितना एरिया था हमारा कल्टीवेशन का ग्रॉस, और अब कितना रह गया। फटाफट से आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। पहले हमारा 13 करोड़ हेक्टेयर एरिया था और अब हो गया 19 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए कौन से ईयर में इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई थी। 1992 में की गई थी, 1993 में, 1996 में, या 1991 में? फटाफट से बताइए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर तो एक हमारा चैप्टर है अलग से पूरा। बताइए इकोनॉमिक पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की गई थी, किस ईयर में? 92 में, 93 में, 96 में, 91 में? देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ईयर 91। 91 के अंदर हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी। इकोनॉमिक पॉलिसी जो जो थी वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर भी आई थी, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी हमारी? हमारी आई थी 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रेड स्ट्रेटेजी विच इंडिया अडॉप्टेड इन द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान के अंदर इंडिया ने 5 ईयर प्लान जो थे 1951 से 56 ऐसे फर्स्ट बना, ऐसे चलते चलते जो हमारे 7th 5 ईयर प्लान थे उसके अंदर जो ट्रेड स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी? ट्रेड स्ट्रेटेजी बताओ। पार्शियली इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी, पार्शियली आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, या आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी? बताइए स्ट्रेटेजी बताइए। चैटर्जी, चैटर्जी बताइए स्ट्रेटेजी। ये तो वो बन गया आपके, राइम बन गई, चैटर्जी। जल्दी से बताइए स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए फटाफट से, टाइम आउट होने वाला है। 13 करोड़, 12 करोड़, 11 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। चलिए टाइम आउट। हमने हमारे 7th 5 फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग के अंदर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को अपनाया था। इनवर्ड लुकिंग का मतलब हम बाहर से कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। नेम द कमेटी फॉर्म्ड फॉर द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस इन 1955। 1955 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, किसके लिए? विलेजेस के लिए बनाई गई थी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। कौन सी कमेटी थी? नरसिम्हा कमेटी, कार्वे कमेटी, बसेल कमेटी, या फिर रंगाराजन कमेटी? बताइए, आपको इसके लिए मिलेंगे पूरे 25 मिनट। बताइए कौन सी कमेटी बनाई गई थी 1955 में विलेज और इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए? वो ऐसे इस रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने पहले भी पढ़ा है। कौन सी कमेटी बनाई गई थी विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए? देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन
बी, कार्वे कमेटी बनाई गई थी। अभी पीछे भी पढ़ा था, विलेजेस वाला क्वेश्चन आया था, उसमें कार्वे कमेटी का था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड, किस ईयर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, फटाफट से बताओ। 1956 में, 1950 में, 1965 में, 1953 में। लो 25 सेकंड मिलते हैं आपको, फटाफट से बताओ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को किस ईयर में अडॉप्ट किया गया था। ये अभी पीछे भी पढ़ चुके हो आप, ध्यान से ध्यान दो तो किसी क्वेश्चन के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ईयर भी मेंशन था क्वेश्चन में ही, ध्यान दोगे तो आप इसका आंसर फटाफट से दे सकते हैं। चलिए तो करेक्ट आंसर है आपका ईयर 1956 के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर वाज गिवन द मेन एम्फेसिस इन सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर कौन से सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी बताओ। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को दी गई थी, ट्रेड सेक्टर को, इंडस्ट्री सेक्टर को, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, बताओ। इसके लिए भी आपको मैं पूरे 25 सेकंड दूंगा, एक भी कम नहीं एक भी ज्यादा नहीं, पूरे 25 सेकंड आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने वाले हैं और हो सकता है सेम क्वेश्चन भी आए। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड 5 ईयर प्लान कब था आपका, 56 से लेके 1956 से 1961। और अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी, 1956 में। अब यहाँ क्या बोला, सेकंड का मतलब 1956, तो इसका मतलब कौन से सेक्टर पे फोकस किया गया, इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस किया गया। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको कई क्वेश्चन के आंसर, आपके क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके अंदर ही मिल जाएंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन was employed in agriculture by late 1990s, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट दिया था। 90s की बात कर रहा है, लेट 90s की बात कर रहा है। बताइए लेट 90s के टाइम पर कितने परसेंटेज पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से क्या मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 40। जल्दी से बताइए। तो करेक्ट है, 65% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। लेट 90s की बात हो रही है, लेकिन ये अभी की नहीं हो रही है, 90 की बात हो रही है। अब चेंजेस आ गया। फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश यूज ऑफ HYV सीड्स वाज बेनिफिशियल, HYV सीड्स का जो यूज का जो बेनिफिशियल थे क्या थे, किसको थे, राइस को थे, बार्ले, मतलब इससे क्या ग्रो हुआ, राइस ग्रो हुआ, बार्ले ग्रो हुआ, व्हीट ग्रो हुआ या पल्स ग्रो हुआ। बताइए HYV सीड्स यूज करने से कौन सी क्रॉप ग्रो हुई ज्यादा, जल्दी से बताइए, 25 सेकंड्स के अंदर बताना है आप। यही है आपकी जिंदगी के आखिरी, नहीं आखिरी 25 सेकंड नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को करने के लिए है 25 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट से बताइए, फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश यूज HYV सीड्स, किसकी ग्रोथ के लिए HYV सीड्स यूज किए गए, राइस की, बार्ले, व्हीट या पल्स। देख, राइस नहीं, व्हीट, व्हीट की ग्रोथ के लिए हमने HYV सीड्स को यूज किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेम द 2 स्टेट्स इन विच लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल, ऐसे 2 स्टेट के नाम बताओ जहां पर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल रहा। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, वेस्ट बंगाल एंड केरला। बताओ जल्दी, कौन से 2 स्टेट के अंदर लैंड रिफॉर्म, जो लैंड रिफॉर्म्स लाएगा वो सक्सेसफुल रहे, जो चेंजेस लाए वो सच में चेंजेस ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, कौन से 2 स्टेट के अंदर, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 फटाफट से बताओ। देखिए इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल रहे वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर। यही 2 स्टेट थे जहां पे लैंड रिफॉर्म बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहे। व्हाट इज द टर्म यूज्ड
फॉर द पॉलिसी विच फ्रॉम 43, ये कुछ मिस्टेक है क्या, सेटिंग अप ऑफ एन अपर लिमिट ऑफ द लैंड दैट कुड बी ओन्ड बाय अ लैंड ओनर। देखो ये तो कुछ मिस्टेक हो रखी है आपकी। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द पॉलिसी विच सेटिंग अप ऑफ अपर लिमिट, ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें अपर लिमिट को सेट किया गया था, किसमें, लैंड लिमिट्स में, बी ओन्ड बाय द लैंड ओनर, यानी मैक्सिमम लैंड होल्डिंग लिमिट्स को कौन सी पॉलिसी के अंदर किया गया था, लैंड फ्रेगमेंटेशन, लैंड सीलिंग, लैंड कल्टीवेशन या फिर लैंड टेलिंग। बताओ कौन सी पॉलिसी थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी अभी पीछे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा है हमने। कौन सी पॉलिसी के अंदर हमने मैक्सिमम लिमिट को सेट कर दिया था लैंड की, कि आप इतना लैंड ही होल्ड कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी थी। पॉलिसी का नाम बताना है, लैंड टिलिंग, लैंड कल्टीवेशन, लैंड सीलिंग या लैंड फ्रेगमेंटेशन। फटाफट से बताओ क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है लैंड सीलिंग। लैंड सील कर दिया था ना हमने, जिनके पास ज्यादा लैंड थे उनसे लैंड छीन लिए थे, एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी थी कि इससे ज्यादा लैंड आप होल्ड नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक लैंग्वेज के अंदर कौन सा इनमें से चार ऑप्शन में से इकोनॉमिक ग्रोथ का गुड इंडिकेटर है। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। बताओ क्या है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, डिफाइन करता है, गुड इंडिकेटर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का। बताओ इनमें से कौन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही होगा। फटाफट से कमेंट में आंसर बताइए। आप लोग पढ़ भी रहे हैं नहीं, हम बस मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे। पढ़ लीजिए, आपका ही भला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका जीडीपी। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि इस गवर्नमेंट के टाइम पे जीडीपी ग्रो हुई, इस पे नहीं हुई। तो वो जीडीपी ये क्या है, इंडिकेटर है ये बताने का कि हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं इकोनॉमी की। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इनमें से कौन कौन, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। देखो गोल है नहीं पूछा इसने, इसने बोला गोल नहीं है। इसका मतलब ये चारों में से तीन हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के गोल होंगे और एक नहीं होगा। तो बताओ 25 सेकंड मिलते हैं आपको, जल्दी से बताओ 25 सेकंड के अंदर इनमें से कौन सा गोल नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी, रिसोर्स कंजर्वेशन और सेल्फ रिलायंस, कौन सा इनमें से एक गोल नहीं है। फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए टाइम आउट। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो गोल था ही, इक्विटी भी गोल था, सेल्फ रिलायंस भी गोल था। गोल जो था वो ये नहीं था सिर्फ हमारे प्लानिंग के अंदर, रिसोर्स कंजर्वेशन ऐसा कोई भी गोल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था। दोबारा देखिए, हु वाज द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, चेयरमैन चेयरपर्सन डिफरेंट है। चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ द इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ आरबीआई। बताओ कौन था चेयरपर्सन। इसके लिए आपको 25 सेकंड दूंगा मैं पूरे। बताओ हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। चलिए टाइम आउट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। चेयरपर्सन, चेयरमैन, कुछ भी बोलिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जो कि कौन थे उस टाइम पर, जवाहरलाल नेहरू, वही थे हमारे क्या प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इकोनॉमी प्रोड्यूसेस द गुड्स दैट कैन बी सोल्ड इन द डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट फॉर प्रॉफिट मोटिव। कौन सी इकोनॉमी है जिसमें गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिक के लिए भी और फॉरेन मार्केट के लिए भी, जिसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट।
इस क्वेश्चन का आंसर के लिए भी आपको मिलेंगे पूरे 25 सेकेंड। बताइए कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और नन ऑफ द अबव। ट्राई टू बी स्पीक इन इंग्लिश सेक्शन। ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव। एक्सेंट नॉट सूट्स ऑन मी, अपना देसी एक्सेंट ही ठीक है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके लिए, प्रॉफिट मोटिव से। बताइए कौन सी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल लीजिए या मार्केट इकोनॉमी बोल लीजिए, इसके अंदर गुड्स सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी, ईयर बताना है। 52 में, 50 में, 60 में या 75 में, बताओ फटाफट से। 1952, 1950, 1964 या 1975। ये क्वेश्चन कितनी बार पढ़ाना पड़ेगा आपको, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ रहा है। जब हमारे पास ट्राइबल प्लान 51 में लॉन्च हुआ था तो आपको खुद ही हिसाब लगा लेना चाहिए कि 51 से पहले ही हमने अपनी प्लानिंग कमीशन को सेट किया होगा। तो अगर 51 से पहले हम देखें तो 51 से पहले यहाँ एक ही ईयर है, क्या है वो है 1950। तो हमारी प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी, 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंशिएशन बिटवीन द स्मॉल स्केल यूनिट एंड लार्ज स्केल यूनिट। कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर क्या है ऑब्जेक्टिव, कि हमें पता लग जाए कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऐसा क्या चीज है या ऐसी कौन सी टर्म है जिससे डिफरेंशिएट होता है कि कौन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है कौन लार्ज स्केल। पहला बोल रहा है द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट से पता लगेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, या फिर द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जो प्रोडक्शन हो रहा है निकल के आ रहा है उससे पता लगेगा, या द साइज ऑफ द यूनिट एरिया कि कितने एरिया में वो लगा है उससे, या फिर द वॉल्यूम ऑफ सेल, या फिर सेल्स है कि कितनी ज्यादा सेल हो रही है। बताओ 25 सेकंड है आपके पास, बताओ किसके बेस पे पता लगता है कि कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है और कौन सी लार्ज स्केल है, बताओ। जल्दी से बताओ, टाइम आउट होने वाला है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पता लगता है। अभी हमने पढ़ा था ना हमारे इंडिया में अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो वो है आपकी इन्वेस्टमेंट, उसकी लिमिट लेस देन 10 करोड़ हो गई है। पिछला हमने करा था, कर लिया था, ये भी हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। इनमें से कौन हमारी कंट्री का ग्रोथ का गुड इंडिकेटर है, बताओ। ये ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अब आप फटाफट से बता दो इसका आंसर कमेंट में बिना टाइम लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहले ये क्वेश्चन आया था उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, अब इसके अंदर फुल फॉर्म लिखी है, तो आपको मैंने उनकी फुल फॉर्म भी बताई थी उस टाइम। बताओ कौन सा इसमें से हमारा गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, फटाफट से बता दो बिना टाइम गवाए। ऑप्शन ए हमारा है करेक्ट आंसर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको पिछले क्वेश्चन में जीडीपी लिखा था, सिमिलर क्वेश्चन है वही। चलिए अगर आपके कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, तो सबसे पहले करिए आप इन डाउट्स को लिख लीजिए एक जगह पे, ठीक है। फिर उन डाउट को हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाइए, वहां पर आपको आस्क माय क्वेश्चन कॉलम मिलेगा, वहां पर अपने डाउट पूछ लीजिए, जिसके बदले में आप अर्न कर सकते हैं कॉइन्स और पॉइंट। और ये जो डाउट आप पूछेंगे ये बिल्कुल 100% फ्री है, आपसे एक सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और हम हमारी वेबसाइट पर हमारे चैनल पर मुहिम चला रहे हैं कि हम 100+ सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, और साथ ही हम आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। अगर आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो मैं इस टाइम इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ, आने वाले टाइम में हम कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ चैनल पर बने रहिए, मैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाऊंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सर्च कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, लिंक्डइन, और हमारा डोमेन नेम
मुफ्त डॉट शिक्षा .dot लगा के सर्च करना है, से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.muft.shiksha। यहाँ पर आप नोट्स भी ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। दिवाली का त्यौहार बहुत ही नजदीक आ चुका है, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए और त्यौहार भी मनाइए, अपने आसपास खुशियां फैलाइए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने चारों तरफ खुशियां फैलाते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या।